Hello learners, welcome to my channel Eco with Pragya. So here is series number 5 from unit 1 Money and Banking. Actually the topic is supply of money. ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ पार्ट सेकेंड सप्लाई ऑफ मनी का बिकॉज पार्ट वन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ जिसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो अगर आपने मेरी पार्ट वन की सीरीज़ को नहीं देखा है तो फर्स्टली पहले आप उसे वॉच करिए, देन आफ्टर आप पार्ट टू को ज्वाइन करिए. उसमें जो टॉपिक्स सप्लाई ऑफ मनी से कवर किए गए हैं जस्ट उसके बाद के टॉपिक पार्ट टू में अवेलेबल है. ओके, सो प्रोसीड करते हैं हम आगे. Here is question number 1. What is are the source या फिर कह सकते हैं मेन सोर्सेस ऑफ मनी सप्लाई. पार्ट वन में हमने देखा था कि मनी सप्लाई क्या होती है. वो मनी जो हमारी पूरी इकोनॉमी में सर्कुलेट करती है जिसके अंदर दो चीज़ें आती थी. फर्स्ट करेंसी विद द पब्लिक एंड नेक्स्ट डिमांड डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक्स. ओके, सो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि एक्चुअली इस मनी सप्लाई का सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से ये मनी सप्लाई क्रिएट होती है. ठीक है, सो योर ऑप्शन इज नंबर 1 सेंट्रल बैंक दैट इज RBI, नंबर 2 कॉमर्शियल बैंक्स, नंबर 3 बोथ A and B and नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव. सो व्हाट विल इज योर आंसर. मनी सप्लाई का सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से हमारी मनी सप्लाई क्रिएट होती है. सो आपकी दोनों ही बैंक्स इसमें लिस्टेड होते हैं, सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक एज वेल. तो यहाँ पे हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी. इसको आपको याद करने की नीड नहीं है. क्यों नहीं नीड है, क्योंकि मैंने पहले बोला मनी सप्लाई के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आपकी करेंसी और दूसरा आपका डिमांड डिपॉजिट. तो ये जो करेंसी होती है ये हेल्ड विद द पब्लिक होती है एंड आपको पता है कि करेंसी इशू करने के लिए हमारी अथॉरिटी है RBI के पास. तो एक तरीके से करेंसी रिलेट हो गई है हमारी RBI से. एंड जो डिमांड डिपॉजिट होता है वो किसके पास होता है, कॉमर्शियल बैंक के पास. तो ये आपकी कॉमर्शियल बैंक भी आ गई. तो इसलिए दोनों ही हमारे मेन सोर्सेज होते हैं. बट क्या है, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए. विच ऑफ दीज इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ मनी सप्लाई. सोर्सेज तो दोनों ही थे, सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक एज वेल, बट कौन सा प्राइमरी सोर्स होगा और कौन सा सेकेंडरी सोर्स होगा. तो ऑप्शन हमारे सेम है, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, बोथ या फिर नन. ओके, तो प्राइमरी सोर्स क्या है, प्राइमरी सोर्स एक्चुअली क्या हो जाएगा, सेंट्रल बैंक. क्यों, क्योंकि C+DD करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट में सबसे ज़्यादा जो सर्कुलेट होता है वो क्या होता है, करेंसी. और करेंसी को इशू करने वाला कौन है, सेंट्रल बैंक. इस वजह से ये प्राइमरी सोर्स है. और सेकेंडरी सोर्स अगर पूछा जाएगा तो आप आंसर टिक कर सकते हो कॉमर्शियल बैंक. और थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई भी नहीं है जो मनी सप्लाई को क्रिएट करेगी. सिर्फ दो ही पार्टीज यहाँ पे आती हैं, सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक, जिसमें से सेंट्रल बैंक आपकी प्राइमरी हो गई एंड कॉमर्शियल बैंक आपकी सेकेंडरी सोर्स हो गया. ओके, लेट्स प्रोसीड. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज मॉनेटरी बेस. ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर. ऑप्शन नंबर A, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी क्रिएटेड बाय द सेंट्रल बैंक. ओके, सेंट्रल बैंक ने जितना टोटल अमाउंट ऑफ मनी क्रिएट किया है. नेक्स्ट, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन अ कंट्री, हमारे कंट्री में जितना टोटल सप्लाई मनी का है. नेक्स्ट, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी फ्लोज इन एन इकोनॉमी बाय कॉमर्शियल बैंक, हमारी इकोनॉमी में जितना भी मनी फ्लो कर रहा है बट किसके द्वारा, कॉमर्शियल बैंक के द्वारा. फिर इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड इन एन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में जितना क्रेडिट क्रिएट हुआ है. तो मॉनेटरी बेस होता क्या है, तो यहाँ पे एक्चुअली जो हमारा मॉनेटरी बेस है वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि मनी सप्लाई का ही एक पार्ट है. कैसे, ये इसमें वो सारे मनी आते हैं जो क्रिएट करती है हमारी RBI, दैट मीन्स सेंट्रल बैंक. टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच इज क्रिएटेड बाय द RBI, जिसके एग्जाम्पल में आप करेंसी को रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, तो मॉनेटरी बेस क्या है, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी क्रिएटेड बाय द सेंट्रल बैंक, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा परफेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. सप्लाई ऑफ मनी रिफर्स टू क्वांटिटी ऑफ मनी. ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी जो है ये क्या बताता है, क्वांटिटी ऑफ मनी तो ये है
बट किसके बेसिस में? ऑप्शंस, नंबर 1 एज ऑन 31 मार्च, मतलब एक ऐसी सप्लाई ऑफ मनी जो हम लोग 31 मार्च को देखते हैं, या फिर ऑप्शन बी ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहा है, एंड लास्ट एज ऑन एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो सीरीज 1 में मैंने डिस्कस किया था कि जो हमारा सप्लाई ऑफ मनी है, तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ओके, एंड स्टॉक कॉन्सेप्ट में आपको ये पता है कि जो हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है ये मेजर करता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी भी पॉइंट पे आप जाके हमारी टोटल इकोनॉमी में फ्लो होने वाली मनी को मेजर कर सकते हो, ठीक है? ना कि ये कि आप 31 मार्च को ही देखो, या फिर पीरियड के बेसिस में देखो, या फिर अकाउंटिंग ईयर के बेसिस में देखो, ठीक है? तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एज ऑन एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में हम मेजर कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी की मनी सप्लाई कितनी है, ओके, बिकॉज इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हु आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। क्वेश्चन ध्यान से देखना, यहाँ पे हम इशू की बात नहीं कर रहे हैं, क्रिएट की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स की, कि मनी का प्रोड्यूसर्स कौन है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं, नंबर 1 सेंट्रल बैंक ओनली, नंबर 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नंबर सी सेंट्रल बैंक प्लस कॉमर्शियल बैंक, एंड नंबर डी बोथ बी एंड सी। थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने बात की है प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर का क्या मतलब है? यहाँ पे प्रोड्यूसर अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो क्या, ओवरऑल को, मतलब जो मनी को इशू कर रहे हैं या फिर जो मनी को क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट करने का क्या मतलब है कि एक ही मनी से वो और भी मनी को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगी, सबसे पहले आपको पता है हमारी आती है आरबीआई। ओके, आरबीआई का काम क्या है? इसका काम है मनी को इशू करना, ठीक? सबसे पहले आरबीआई का काम क्या है? मनी को इशू करना, ठीक? उसकी हो गया सेंट्रल बैंक। अब अगर दूसरा कॉमर्शियल बैंक आता है, तो कॉमर्शियल बैंक भी आपको पता है कि ये क्रेडिट क्रिएट करता है, क्रेडिट क्रिएट करता है। क्रेडिट क्रिएट करने का क्या मतलब है? आपने इस बैंकिंग में कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन पढ़ा होगा कि ये हमारे क्रेडिट को मल्टीप्लाई करता है। मतलब आपको अगर कभी लोन की ज़रूरत होगी तो आप कहाँ पे जाओगे? आरबीआई के पास? बिल्कुल नहीं, कॉमर्शियल बैंक के पास जाओगे। क्यों? क्योंकि वो क्रेडिट क्रिएट करेगा। दैट मीन्स अगर उसके पास 100 रुपीज़ है तो 100 रुपीज़ से वो उस 100 रुपीज़ को मल्टीपल करता रहता है और लोगों को क्रेडिट देता रहता है, ठीक है? तो एक तरीके से प्रोड्यूसर आरबीआई तो है क्योंकि वो इशू कर रहा है, साथ में कॉमर्शियल बैंक भी है क्योंकि वो मनी को मल्टीपल में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि वो क्रेडिट को क्रिएट कर रहा है, ठीक है? अब ये दोनों तो है ही साथ में। और अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे जो हमारी और कौन सा बचा? गवर्नमेंट बची। तो जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये क्या करती है? पहले ही आपको बताया कि ये हमारी 1 रुपी के कॉइन को एंड नोट्स को इशू करती है। तो एक तरीके से इशूअर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होती है वो 1 रुपी को इशू करती है। सीरीज 1 में हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, ओके? तो ये हो गई ₹1 की इशूअर, आरबीआई हो गई ऑल टोटल मनी की इशूअर, और कमर्शियल बैंक जो हो गया वो हो गया मनी को मल्टीप्लाई करने वाला, ठीक है? तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो प्रोड्यूसर तो ये तीनों हुए, ओके? सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? नंबर ए तो होने से रहा। क्यों? क्योंकि उसमें सेंट्रल बैंक तो लगा है लेकिन ओनली वर्ड लगा दिया, तो ओनली में तो फिर इसको हटा दो आप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाँ है, फिर सेंट्रल बैंक प्लस कॉमर्शियल बैंक मीन्स क्या है? होल बैंकिंग सिस्टम, तो ये होगा। तो हम आंसर क्या टिक कर देंगे? बोथ बी एंड सी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है, सेंट्रल बैंक भी है एंड कॉमर्शियल बैंक भी है। मतलब हम अगर शॉर्ट में बोलूँ तो द होल बैंकिंग सिस्टम एंड होल गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है? गवर्नमेंट अथॉरिटी, ओके? सो नेक्स्ट,
हु एक्सेप्ट सेविंग डिपॉजिट इन M2 मेजरमेंट, हु एक्सेप्ट सेविंग डिपॉजिट इन M2 मेजरमेंट। अगर आपको मेजरमेंट्स M1, M2, M3, M4 अगर आपको सारे याद हैं तो आप बहुत इजीली इसका आंसर दे दोगे। M2 में जो हमारी सेविंग डिपॉजिट होती है वो किसके पास होती है? नंबर 1 कॉमर्शियल बैंक, नंबर 2 RBI, नंबर 3 पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एंड नंबर 4 पब्लिक। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो M2 का फॉर्मूला क्या होता है? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट, जो कि किसके पास होती है? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के पास। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मनी सप्लाई डज नॉट इंक्लूड, मनी सप्लाई में क्या क्या नहीं आता? ऑप्शन ए करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द पब्लिक, टाइम डिपॉजिट विद द पब्लिक, बोथ बी एंड सी। क्या क्या नहीं आता? आई थिंक इसको पढ़ने के पहले एक बार हम लोग मनी सप्लाई को रिवाइज कर लेते हैं। सो आइए, क्या लिखा है यहाँ पे? मनी सप्लाई टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मनी सप्लाई है क्या? हमारे इकोनॉमी में जितनी भी टोटल सप्लाई होती है मनी की, वो भी कब? पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो होती है हमारी मनी सप्लाई। तो इसमें अब आता क्या क्या है? आते हैं दो चीज़ें। फर्स्ट करेंसी, करेंसी मतलब कॉइन्स एंड पेपर नोट। ये किसके पास होनी चाहिए? हेल्प विद द पब्लिक, मतलब हमारे और आपके पास। ठीक। नेक्स्ट नेट डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, अगेंस्ट विच चेक्स आर इशूड। ये ब्रैकेट हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, डिमांड डिपॉजिट या डिमांड ड्राफ्ट, कुछ भी आप कह सकते हो, दैट मीन्स DD, ठीक। वो भी किसके पास? कॉमर्शियल बैंक के पास। और जो करेंसी होगी वो किसके पास होगी? पब्लिक के पास। अब जो नेट डिमांड डिपॉजिट है वो याद रखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है? अगेंस्ट विच चेक्स आर इशूड, मतलब ऐसे डिमांड डिपॉजिट जिसमें हम चेक्स को इशू कर सकते हैं। एक्चुअली दो तरह के होते हैं, एक नॉन चेकेबल डिपॉजिट होते हैं, एक चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं। नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स में क्या होता है कि हम उन डिपॉजिट्स में चेक को इशू नहीं कर सकते। चेक से आपको पता है कि हम मनी को विदड्रॉ कर सकते हैं, बट उसमें चेक इशू नहीं होते। बट हमें यहाँ पे क्या लेना है? यहाँ पे हमें ऑन डिमांड डिपॉजिट को लेना है, जिसके अगेंस्ट में हम इजीली चेक को इशू कर सकते हैं और अपने मनी को विदड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो इन शॉर्ट करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट। अब आप इस आंसर को टिक करिए। ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है आपके पास? पहला करेंसी विद द पब्लिक, ये तो आएगा ही आएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट डिमांड डिपॉजिट तो आएगा ही आएगा, बट इसमें क्या लिखा है? विद पब्लिक। हमारा एक्चुअली जो डिमांड डिपॉजिट होता है वो किसके पास होता है? कॉमर्शियल बैंक के पास, तो ये नहीं इंक्लूड होगा मनी सप्लाई में, ठीक है। फिर टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट की तो हमने कहीं बात ही नहीं की, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो डिप नहीं होगा। तो दो ऑप्शन आपके इंक्लूड नहीं होंगे, दैट मीन्स बोथ बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हियर, M1 is equal to C plus DD plus OD. So what is our the OD includes? अगर आपको पता हो तो ये क्या होता है? C फॉर करेंसी विद द पब्लिक, DD फॉर डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक एंड OD फॉर अदर डिपॉजिट विद RBI। तो आपका क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि OD में क्या क्या इंक्लूड होता है। ऑप्शंस क्या क्या है? अदर डिपॉजिट विद RBI बाय फॉरेन बैंक्स, by government, by public and by public financial institutions. ओके, तो अब इसमें से कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिसके अदर डिपॉजिट्स RBI के पास होते हैं एंड उनको हम M1 में भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन होगा बताइए, आंसर में क्या क्या होगा? मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर जो है वो सब है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ऑप्शंस रखे हैं, क्यों? ताकि आपको मैं ये बता सकूँ कि कहाँ कहाँ से हमारी RBI लेती है, क्या डिपॉजिट लेती है। ओके, तो ये जो ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे होंगे, तो हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं ऑल ऑफ दी एबव, ठीक। अब थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से डिपॉजिट्स हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात,
अदर डिपॉजिट्स किसका, फॉरेन बैंक का। किसी भी फॉरेन बैंक ने अगर डिपॉजिट सबमिट कराया हुआ है तो वो आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अदर डिपॉजिट विद आरबीआई बाय गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे डिपॉजिट करा सकती है। नेक्स्ट अदर डिपॉजिट विद द पब्लिक, पब्लिक यहाँ पे इशू करा रही है, डिपॉजिट क्रिएट करा रही है, कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो इशू करा रहा है, या फिर इसमें मैंने एक चीज़ और लिखी है, क्या, अदर डिपॉजिट ऑल्सो इंक्लूड डिपॉजिट्स विद आरबीआई बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कितने होते हैं, दो ही होते हैं, कौन से, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, तो ऐसे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब हमारे आरबीआई के पास डिपॉजिट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स आएंगे आपको एग्जाम में उन सब में आपको टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। मनी सप्लाई इंक्लूड मनी क्रिएटिंग यूनिट लाइक आरबीआई ओनली। मनी सप्लाई में क्या आता है, एक ऐसी मनी क्रिएटिंग यूनिट जैसे कि आरबीआई। भाई आरबीआई मनी तो क्रिएट करती है, ये तो सही है, बट क्या मनी सप्लाई में सिर्फ आरबीआई का मनी क्रिएशन इंक्लूड होता है, क्योंकि यहाँ पे आप वर्ड देखिएगा क्या लगा है, ओनली। बताइए ट्रू है या फिर फॉल्स। ओके, क्या मनी सप्लाई में सिर्फ आरबीआई का ही मनी क्रिएशन होता है, बिल्कुल भी नहीं। अभी जस्ट हम पढ़ के आ रहे हैं कि मनी सप्लाई हमारे कौन कौन करा सकता है, आरबीआई भी करा सकता है, कमर्शियल बैंक्स भी करा सकता है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करा सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द स्टॉक ऑफ गोल्ड हेल्ड विथ सेंट्रल बैंक ऑल्सो इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई। स्टॉक ऑफ गोल्ड मतलब क्या गोल्ड भी हमारे मनी सप्लाई में इंक्लूडेड होता है, जो कि हमारे आरबीआई के पास रखा हुआ है। मतलब अगर जितना भी गोल्ड रिजर्व हमारी आरबीआई मेंटेन करके रखती है तो क्या वो भी मनी सप्लाई में इंक्लूडेड है, बिल्कुल भी नहीं। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि मनी सप्लाई में सिर्फ दो चीज़ जाएगा, करेंसी विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ भी मिलता है तो आप सब में ही फॉल्स कर देना। ठीक, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये सीरीज ओवर हो चुकी है। ठीक, जो हमारी सीरीज चल रही है यूनिट 1 की मनी एंड बैंकिंग, उसके अंदर आपको पता है 2 चैप्टर है, फर्स्ट वन इज मनी एंड द सेकेंड वन इज बैंकिंग। तो आज मेरी सीरीज 5th में मनी वाला चैप्टर ओवर हो चुका है। अब सीरीज 6 से मैं स्टार्ट कर दूंगी बैंकिंग। तो आप ये सारी मनी के चैप्टर्स को की सीरीज को निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, चैप्टर को अच्छे से रीड आउट कर लीजिए। अब इसके बाद आई डोंट थिंक कि मनी से रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट्स बचे होंगे, बट फिर भी अगर बचे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।